व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। एंड फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-2024 हमने अपने सब्जेक्ट की स्टडीज कर दी हैं स्टार्ट। और बच्चों इस बार मैं आप लोगों के लिए पार्ट बी पहले लेकर आया हूं, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और इसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। लेक्चर 1 में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाने होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। लेक्चर 2 में बच्चों हम लोगों ने बात करी थी बैलेंस शीट की। तो दोनों ही जो लेक्चर्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप उनको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज का बच्चों लेक्चर 3 आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बैलेंस शीट क्या होती है और उसके फॉर्मेट पे बस हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया था। आज उसी बैलेंस शीट के हेड्स और जो आपके मेन हेड्स और सब हेड्स होते हैं उस पे बच्चों आज हम लोग डिस्कशन करने जाने वाले हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बैलेंस शीट के हेड और कंटेंट्स के बारे में। तो यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां से इस पर्टिकुलर चैप्टर में से 3 मार्क्स लगभग निकलकर आने ही आने हैं। और यहां पर आपको बस ये बताना होता है कि एक पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग वेरिएबल है, उसका घर का पता क्या है, मतलब वो रहता कहां है। क्या कहना चाहता हूं मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज का हमारे पास एक मतलब बैलेंस शीट का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। वहां पे हमने देखा था कि सबसे पहले हमारे पास अबव लाइंस में क्या होती हैं। सर अबव लाइंस में हमारे पास होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, एंड बिलो द लाइंस में हमारे पास क्या होते थे, एसेट्स। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला जो आपका हेड होता था वो क्या होता था, शेयर होल्डर्स फंड। तो यहां पर आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि शेयर होल्डर्स फंड किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो शेयर होल्डर्स फंड क्या है पहले मैं आप लोगों को बता दूं। 11th स्टैंडर्ड में आप जो अकाउंटिंग करते थे बच्चों, वो करते थे सोल प्रोपराइटरशिप की, वन मैन बिजनेस भी बोला जाता है। तो वो पर्सन वहां पे जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता था आप उसको बोलते थे कैपिटल। यहां पर हम बात कर रहे हैं कंपनीज की। कंपनीज में बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, उनसे कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है और उनके कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन को ही यहां पर बोला जाता है शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहला जो आपका हेड होता है बच्चों वो होता है शेयर कैपिटल। अब जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो शेयर कैपिटल के सामने डायरेक्ट एक नंबर लिख दिया जाता है, एक वैल्यू लिख दी जाती है, लेकिन उस वैल्यू को एग्जैक्टली कैलकुलेट किया कैसे जाता है उसके लिए हमें बनाने पड़ते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। और क्या होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों शेयर कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको उसमें बतानी होती है कि आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, जिसको नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है और जिसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ऑथराइज कैपिटल होती है आपकी मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट, इस ऑथराइज कैपिटल के बियॉन्ड जाके आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है नॉमिनल कैपिटल और इसी को बोला जाता है रजिस्टर्ड कैपिटल। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है कि हमारी नॉमिनल कैपिटल कितनी रहेगी, हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी रहेगी। तो यहां सबसे पहले आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना होता है कि आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है। ऑथराइज कैपिटल आपकी मैक्सिमम लिमिट हो गई, उसमें से राइट नाउ आप कितने शेयर्स इशू कर रहे हो बच्चों, उसको बोला जाता है इशूड कैपिटल। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरी जो ऑथराइज कैपिटल है वो है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, एंड राइट नाउ आई एम ऑफरिंग 60,000 शेयर्स टू पब्लिक। इसको क्या बोला जाएगा, इशूड कैपिटल। अब उसमें से पब्लिक ने कितने शेयर्स ले लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो मैंने आपको एग्जांपल यहां पे क्या बताया कि भैया मेरे पास मैक्सिमम लिमिट कितने शेयर्स की है, 1 लाख शेयर्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑथराइज कैपिटल। उसमें से राइट नाउ मैं कितने शेयर्स ऑफर कर रहा हूं पब्लिक को या इशू कर रहा हूं 60,000, इसको क्या बोला जाएगा, इशूड कैपिटल। एंड आउट ऑफ 60,000 पब्लिक ने कितने शेयर्स यहां पर मेरे खरीदे हैं या सब्सक्राइब करें 58,000, उसको क्या बोला जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जिन शेयर्स पे आपको पूरा पैसा मिल चुका है, क्योंकि शेयर्स जो है ना वो इंस्टॉलमेंट पे भी इशू किए जा सकते हैं, तो जिन शेयर्स पे आपको पूरा पैसा मिल चुका है वो चला जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी में। और जिन शेयर्स पे आपको पूरा पैसा नहीं मिला है बच्चों वो चला जाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इनके न्यूमेरिकल्स में भी हम लोग डील करने वाले हैं। इसके बाद बच्चों शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ना मैं आपको बता दूं 3 हेड्स आते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका शेयर कैपिटल, अगला होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसके बाद होता है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो मैंने शेयर कैपिटल जो है वो पूरा का पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब बच्चों मैं आ गया हूं रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। तो इस हेड को कैसे याद करोगे, इसके अंदर तो इतने सारे सब हेड है सर। तो बच्चों इसको आप लोग कुछ इस तरीके से याद करिएगा, CCSD, ठीक है। मैं सबके बेसिकली इनिशियल्स ले रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, RSOS। तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा याद कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर कौन कौन से रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करें, इनके इनिशियल्स ले लिए तो मैंने बना दिया CCSD RSOS। अब C से हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व, अगला C जो है भैया वो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसके बाद S से हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम,
सॉरी डी से हो जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो यहां पर हमारे पास उसके बाद है आर में आ जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व, उसके बाद एस से बच्चों हमारा बन जाएगा शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और ओ से हो जाएगा यहाँ पे अदर रिजर्व, एंड लास्ट वाला एस जो है हमारे लिए वो शो करेगा सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, इनको रटने से कोई मतलब नहीं है, आप इनका अगर मतलब समझ जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आगे भी जाके आपको हायर स्टडीज में यही सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो हम सिर्फ पास होने के लिए नहीं बच्चों, हम लोग सीखने के लिए पढ़ते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस क्या है। प्रॉफिट का एक फ्रैक्शन इन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसी को बोला जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो उसमें सबसे पहला होता है बच्चों कैपिटल रिजर्व। तो मैं अब आज आपको ये समझाने वाला हूं कि क्या होते हैं कैपिटल रिजर्व्स। तो कैपिटल रिजर्व्स आर मेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, ठीक है। आपके जो एक्सीडेंटल गेन्स होते हैं उनसे जो रिजर्व तैयार किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल रिजर्व। तो सपोज आपने कोई एसेट सेल किया है, उसके ऊपर आपने कुछ प्रॉफिट बना लिया, तो इसको क्या बोला जाता है, कैपिटल गेन्स। उन कैपिटल गेन्स को कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व के अंदर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो जब कभी भी आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करते हैं, उसके पहले आपको प्रॉफिट में से एक फ्रैक्शन इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है, इसे बोला जाता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है। तो कंपनी जब कभी भी पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है, तो अगर फेस वैल्यू से हायर वैल्यू पे ऑफर किया जा रहा है, तो जो भी एक्सेस अमाउंट आप पब्लिक से चार्ज करेंगे उसको बोला जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सपोज आपके शेयर का जो फेस वैल्यू है वो है ₹10, लेकिन आप पब्लिक से ले रहे हैं उसकी जगह यहाँ पे 14, तो आप कितना एक्सेस चार्ज कर रहे हैं, सर हम यहाँ पे इनसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं ₹4। ये 4 कहाँ चला जाएगा, आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट हमारे पास है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो जिस तरीके से यहां पर आपने प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के पहले प्रॉफिट का एक पार्ट ट्रांसफर किया था कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, इन द सिमिलर मैनर यहां पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की भी यही कहानी है कि जब कभी भी आप अपने डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करेंगे, तो रिडेम्पशन करने से पहले एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा निकाल के कहां डालना होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब ये रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या है, इस साल आप समझेंगे बेसिकली रीवैल्यूएशन होता क्या है। हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की जो बुक वैल्यू होती है वो कई बार एक्चुअल वैल्यू से डिफर करती है। हो सकता है मेरे एसेट्स की वैल्यू मार्केट में हायर चल रही हो और मैंने उसको कम रिकॉर्ड करके रखा, तो इससे मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है कि जिस वैल्यू पे मैंने एसेट को रिकॉर्ड करके रखा और मार्केट वैल्यू बहुत कम चल रही हो, उससे मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। तो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के करंट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है, उससे होता है हमको प्रॉफिट एंड लॉस, और उन्हीं प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करने के लिए हमने क्या बनाना होता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है हमारे पास शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो कंपनीज एक स्कीम के तहत अपने ही एम्प्लॉयज को शेयर्स इशू करती है, ठीक है। क्या है वो स्कीम है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, हमारे सिलेबस में है। तो कंपनी की स्कीम के तहत अपने ही एम्प्लॉयज को शेयर्स इशू करती है, और जिन प्राइस पे उनको शेयर्स इशू किए गए हैं और मार्केट प्राइस, ठीक है, जिस प्राइस पे हमने अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स इशू किए हैं और उसी शेयर का मार्केट प्राइस, इन दोनों में कई बार डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस को कहाँ मेंशन किया जाता है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों अदर रिजर्व। तो इसके अलावा आपने और कोई रिजर्व बना के रखा है तो आप वो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दीजिएगा। और लास्ट में होता है बच्चों आप लोगों का सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपका जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, ठीक है, जो प्रॉफिट आपने अर्न किया, इन सारी चीजों में ट्रांसफर किया, और अभी भी अगर आपके पास जो बच गया है तो आप वो कहां पे लेके रख देंगे, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये बच्चों हमने अपना जो अगला हेड है वो कवर कर लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इमेजिन करते चलिएगा, तो अबव द लाइंस में सबसे पहले मेरे पास क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें सबसे पहले क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स के अंदर कितने सब हेड है, सर 3। पहला कौन सा है, शेयर कैपिटल। दूसरा कौन सा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरा होता है बच्चों मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इफ़ यू रिमेंबर, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। क्या है कि कंपनी को अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तो हम लोग अगर शेयर्स पे शेयर्स इशू करते जाएंगे ना, तो हमारा जो वोटिंग राइट है ना वो डाइल्यूट होते चले जाता है। पहले कंपनी के 100 शेयर होल्डर थे, अब इस कंपनी के 200 शेयर होल्डर है, तो आप देखो ना पावर क्या हो गई, डाइल्यूट हो गई। पावर क्या हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। तो कई बार कंपनी डिसाइड करती है, तो काम करते हैं, चलो हम ना यहाँ पे वारंट्स इशू कर देते हैं। तो वारंट्स में क्या कहानी होती है, एक पार्ट आपसे अभी कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, वारंट्स आपको इशू किए जाएंगे, एक फ्रैक्शन आपसे अभी कलेक्ट कर लिया जाएगा और एक फ्रैक्शन आपसे कलेक्ट किया जाएगा आफ्टर सम टाइम।
जब आप पूरा पैसा दे देंगे तब हम आपके वारंट्स को काय में कन्वर्ट कर देंगे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी इससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरी जो टेम्पररी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो गई, क्योंकि मैंने आपसे एक पार्ट कलेक्ट कर लिया है और अभी कई सालों बाद जाके मैं आपसे बचा कुचा पैसा लूँगा और फिर वारंट्स को काय में कन्वर्ट करूँगा इक्विटी शेयर्स में, तब जाके मेरी इक्विटी डाइल्यूट होगी। तो ये एडवांटेज होता है जब हमको शेयर वारंट्स के थ्रू पैसा मिलता है। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने अपना शेयर होल्डर्स फंड जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारे पास अगला जो हेड होता है वो होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, क्या है ये, इसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखना बच्चों, क्या हो रहा है कि 25 ऑफ मार्च को आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं मेरी कंपनी के शेयर्स के लिए। ठीक है, 25 ऑफ मार्च को आप लोग क्या कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करते वक्त ही आपने मुझे क्या दे दी है, आपने मुझे दे दी है एप्लीकेशन मनी। ये लीजिए पैसे और उसके अगेंस्ट में हमको शेयर्स इशू कर दीजिएगा। शेयर्स इशू करने के लिए मैंने जो डेट्स डिसाइड करके रखी है वो है 5 अप्रैल, कि मैं 5 अप्रैल को जो है वो अपनी कंपनी के शेयर्स करूँगा इशू। अब आपको भी पता है कि मैं जो शेयर्स आपको इशू कर रहा हूँ ये अपने आप में एक प्रोसेस होती है। पहले हम आपसे एप्लीकेशन मनी लेते हैं, उसके बाद हम उसके अगेंस्ट में आपको शेयर्स इशू करते हैं। अब इन दोनों डेट को देखिए, आप अप्लाई कर रहे हैं 25 ऑफ मार्च को, मैं आपको शेयर्स देने वाला हूँ 5 ऑफ अप्रैल को, और इन दोनों डेट के बीच में एक बहुत बड़ा इवेंट है। क्या इवेंट है सर? 31 ऑफ मार्च, क्योंकि इस दिन हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करने पड़ते हैं, क्लोज करने पड़ते हैं। तो चूंकि आपसे मैं एप्लीकेशन ले चुका हूं, आपसे मैं एप्लीकेशन मनी ले चुका हूं, लेकिन चूंकि मैंने अभी तक आपको शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो उसी को क्या बोला जाता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये हमारा जो होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में हेड नंबर 2 होता है। आगे चलते हैं तो हमारा अगला जो हेड होता है वो होता है नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब यहाँ से बच्चा अब कहानी बहुत इजी लगने लग जाएगी आपको, लेकिन इन सारी चीज़ों को मैं समझाते चलूँगा सो डैट आपको इनको इनके घर के पता तक पहुँचाने में आसानी हो जाएगी। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो हर वो लायबिलिटीज़ जो कि रीपे करने के लिए हमें 1 साल से ज़्यादा समय मिलता है उसे क्या बोला जाता है, नॉन करंट लायबिलिटीज़। इसके अंदर भी ना 4 मेन हेड्स होते हैं, देन आफ्टर सब हेड्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाते हैं आपके डिवेंचर्स। क्या होते हैं डिवेंचर्स? डिवेंचर्स एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट होता है, डिवेंचर्स एक तरीके का प्रूफ होता है, एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है। पहले के जमाने में, अब तो जब से डीमैटेरियलाइजेशन हो गया ये सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में होते हैं, तो डिवेंचर पहले के जमाने में एक सर्टिफिकेट हुआ करता था कि मैंने अगर आप लोगों से पैसा उधार लिया है तो प्रूफ क्या है कि मैंने आपसे पैसा उधार लिया, तो उसके अगेंस्ट में मैं आपको एक सर्टिफिकेट देता था, उसी को क्या बोला जाता है, डिबेंचर्स। यही काम जब सरकारी कंपनियां करती हैं तो हम उनको बोलते हैं बॉन्ड्स। इसके अलावा आप टर्म्स लोन ले लेते हैं, कहाँ से, बैंक से ले लेते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट होता है बच्चों आपके पास पब्लिक डिपॉजिट। जिस तरीके से आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसी तरीके से हमारे पास जो हाई क्रेडिट वर्थनेस वाली कंपनीज होती हैं इंडिया में, वो क्या इशू कर सकती हैं, पब्लिक डिपॉजिट। तो जिस तरीके से आप बैंक में एफडी करके इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसी तरीके से आप इनके पास भी अमाउंट डिपॉजिट करके इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने और कोई लोन्स और एडवांसेस लेके रखे तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इमेजिन करते चलिएगा कि मैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में थर्ड हेड पे पहुंच चुका हूँ, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, और हमने इसका जो पहला सब हेड है उसमें डील कर लिया है। अब हम और आगे चल रहे हैं, अब हम इसके बी पार्ट में आएंगे जिसको बोला जाता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लोग अगर अपने सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ओपन रखेंगे तो ये चीज़ें आपको और बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी, क्योंकि मैं बच्चों पूरा का पूरा फॉर्मेट लाके यहाँ पे आपको इस बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़। अब ये क्या चीज़ है भाई? तो क्या है बच्चों, एक तरफ हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर कंपनीज एक्ट, एक तरफ हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम होती है और हमारी जो अकाउंटिंग इनकम होती है, कई बार इसमें डिफरेंस आ जाता है और इसी डिफरेंस के कारण हमारी टैक्स के ऑब्लिगेशंस में भी डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आपको पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है आगे जाके, तो उसको हमको कहाँ दिखाना पड़ता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ के अंदर। तो इसके अंदर कोई और सब हेड्स नहीं होते हैं, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में सिर्फ आपको यहीं तक लेके जाना है। इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में यहाँ पर आ जाएंगे ट्रेड पेबल्स। सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स, अरे ये वो ट्रेड पेबल्स हैं जिनको पे करने के लिए हमें समय मिलता है मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है ना। अगर ये विद इन 12 मंथ्स वाले होते तो इनकी जगह यहाँ नहीं होती, इनकी जगह करंट लायबिलिटीज़ में होती। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आपने क्या दिखाना है, ट्रेड पेबल्स। और इसके अलावा
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मतलब आपने जो डिबेंचर इशू किया था कितने का, 100 का, लेकिन आप पब्लिक को कितना लौटा रहे हैं, 105, तो आप उनको कितना एक्स्ट्रा लौटा रहे हैं, 5। इसी को क्या बोला जाता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये चीज़ आपको यहाँ दिखानी होती है। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करते वक्त भी अगर आप उनको एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं तो उसे भी क्या बोला जाता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये चीज़ें आपको बच्चों यहाँ दिखानी होती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही करना है कि कौन सा हमारा वेरिएबल का कहाँ हमको लेके जाना है, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों इसके अंदर नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर लास्ट होता है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में पहली बात तो समझो कि प्रोविजंस होते क्या हैं। प्रोविजंस कुछ नहीं है, फ्यूचर के होने वाले खर्चों का, फ्यूचर में खर्चे होंगे या भी नहीं होंगे, फ्यूचर में होने वाले खर्चों का प्रेजेंट से अरेंजमेंट कर लेना। ठीक है, अब जैसे भाई हमारे कोई प्रोडक्ट्स हैं उन पर हमको वारंटी देनी पड़ती है, उस वारंटी पे क्लेम आ जाएंगे, ग्रेचुइटी के लिए, अर्न लीव के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब भाई रिटायर तो वो आदमी होगा कई सालों बाद, लेकिन उसको बेनिफिट्स देने के लिए अरेंजमेंट हम अभी से कर लेंगे। तो जितने भी आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं सारे के सारे कहाँ जाएंगे, आपके नॉन करेंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। तो ये वो प्रोविजंस हैं, ये वो खर्चे हैं बेसिकली जो कि आगे जाके होने वाले हैं, लेकिन आपने उनका अभी से ही अरेंजमेंट कर लिया है। इसके बाद बच्चों आपके पास होती हैं करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला हेड जो होता है वो आपका होता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर क्या आ जाएगा, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट करके रखा है, कैश क्रेडिट लेके रखा है जो कि आपको 1 साल के अंदर लौटाना होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। अब आपने बैंक से लोन लेके रखा है 5 सालों के लिए, आपने बैंक से लोन लेके रखा है 5 सालों के लिए, जल्दी से बता दो कौन सी लायबिलिटी है। सर ये है नॉन करेंट लायबिलिटी, लेकिन ये नॉन करेंट लायबिलिटी आखिरी साल नहीं है, ठीक है ना। देखो अब मैंने जैसे ही लोन लिया 5 ईयर्स के लिए, तो अभी मुझे रीपे करने में कितने साल मिलने वाले हैं, 5 ईयर्स, क्या कहलाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। 1 साल बाद 4 ईयर्स, क्या कहलाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। फिर 1 साल बाद 3 ईयर्स बचेंगे, फिर 1 साल बाद 4 ईयर्स बचेंगे, और आखिरी साल में मेरे पास उसको रीपे करने के लिए सिर्फ 1 साल बचेगा। तो वही नॉन करेंट लायबिलिटी मेरी क्या बन जाएगी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। वही नॉन करेंट लायबिलिटी मेरी क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा अगर आपने कोई और लोन लेके रखे हैं किसी और पार्टी से जिसको 12 महीने के अंदर पे करना है, वो आप यहाँ दिखाएंगे। कुछ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, जैसे भी हमने लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स देखे थे, पब्लिक डिपॉजिट्स देखे थे, उसी तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैंने पब्लिक से कुछ डिपॉजिट्स करा के रखे हैं वो चीज़ यहाँ दिखाएंगे। और अदर लोन्स एडवांसेस बच्चों आपने यहाँ दिखाने होते हैं। तो हमने देखें तो करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, बैलेंस शीट खोल के रखो अपने सामने, तो ये चीज़ आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ में आएगी। इसके बाद आ गए हमारे, देखो भैया, ट्रेड पेबल्स। तो एग्जैक्टली ट्रेड पेबल्स होते क्या है, आपके जितने भी क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जिन लोगों को आपको पैसा देना है, प्लस आपके जितने भी एक्सेप्टेंस हैं, इन दोनों को ऐड कर दो तो बच्चों क्या बन जाते हैं, ट्रेड पेबल्स। तो ये वाले जो ट्रेड पेबल्स है ना, ये हैं आपके लेस देन 12 मंथ्स, मतलब इनका जो आपको अमाउंट पे करना है वो 12 महीने के अंदर पे करना है, ठीक है। 12 महीने के ज़्यादा वाले हम लोग कहाँ लेके चले गए थे, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर। इसके हम लोग आते हैं बच्चों सी पार्ट में, करंट लायबिलिटीज़ की। तो यहाँ हमारे पास है अदर करंट लायबिलिटीज़। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे ये है आपका इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोविंग्स, मतलब इंटरेस्ट की, ठीक है, इंटरेस्ट की जो साइकिल है वो चालू हो गई, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो गया, लेकिन आपको अभी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अमाउंट मैं कहाँ दिखाऊंगा, वो अमाउंट में दिखाऊंगा इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोविंग्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि इंटरेस्ट अक्रूड ड्यू ऑन बोरोविंग्स। इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट आपके ऊपर, इसका जो मीटर है वो चालू हो चुका है और ये आपके ऊपर ड्यू भी कर चुका है और अब आपको उसको पे भी करना है। देखो भाई, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बैलेंस शीट की, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ईयर एंड की। 31 मार्च को मेरी क्या पोजीशन, उसकी बात की जा रही है। मैंने लोन लिया है जनवरी 1 को, मैंने लोन लिया है जनवरी 1 को, ब्याज मुझे देना है, इंटरेस्ट देना है 6 महीने में एक बार। तो आप ही मुझे बताओ जरा कि 1 जनवरी को लोन लोगे तो 6 महीने का इंटरेस्ट कब बनेगा, जोड़ के देख लीजिए। सर ये बनेगा हमारा लगभग जून 30 को, लेकिन 31 मार्च को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का इंटरेस्ट का मीटर चालू हो गया है, लेकिन देना भी नहीं है। देना कब है सर, देना तो हमको जून 30 को है। तो जब मीटर चालू हो चुका है लेकिन देना नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू इन बोरोविंग्स। और भाई मैंने तो अक्टूबर में लिया था लोन, 6 महीने का मुझे ब्याज देना है। अब
तो अक्टूबर से लेके मार्च 31 तक यहाँ मीटर भी चालू हो गया है और पेमेंट भी करना है, उसको कहाँ लेकर आऊँगा, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोविंग्स में। इसके अलावा बच्चों आपने कुछ कमीशन एडवांस में लेके रखा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में जाएगी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस और रॉयल्टी रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारी चीज़ें यहाँ जाएंगी। आपके जितने भी अनपेड डिविडेंड्स हैं वो आपको यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ में, अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर दिखाने होते हैं। इसके अलावा एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, ठीक है। पब्लिक ने आपकी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो जो एक्सेस मनी आपके पास रखा हुआ है अगर वो आपने नहीं लौटाया है तो वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, और उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो वो इंटरेस्ट मिला के आपको उसको देना पड़ेगा। तो इसी से मिलते जुलते हैं ये अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। मैच्योर्ड डिपॉजिट मतलब ये आपके जो हैं इनका आपको अमाउंट पे करना है, लेकिन अभी तक आपने पे किया नहीं है, और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, वो भी अभी तक आपने पे नहीं किया है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ दिखाओगे। आगे देखिए कुछ हेड्स और हैं इसके अंदर। अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स जो इनका पैसा आपको लौटाना है, भाई डिबेंचर्स के एक तरीके का लोन है, इसका पैसा आपको लौटाना है, आपने लौटाया नहीं है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना है, तो वो अमाउंट आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। कॉल्स इन एडवांस, शेयर्स जब कभी भी इंस्टॉलमेंट में इशू किए जाते हैं तो हो सकता है कि आगे की इंस्टॉलमेंट कोई एक एप्लीकेंट आपको पहले से दे दे, कोई शेयर होल्डर पहले से दे दे, उसको क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एडवांस। और इसके अलावा आपके जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रोविडेंट फंड का पैसा आपको देना है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखानी पड़ती हैं, करंट लायबिलिटीज़ के में, अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने जो है अपना वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में, करंट लायबिलिटीज़ में, अब हम डी पार्ट पे आ चुके हैं। अभी तक हमने कहाँ तक कवर करा है, अदर करंट लायबिलिटीज़ में, सी पार्ट में, और अब हम आ चुके हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे। तो प्रोविजंस क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ, हमारे फ्यूचर के खर्चे हैं लेकिन उसका अरेंजमेंट मैंने पहले से ही कर लिया है। तो जो लॉन्ग टर्म वाले खर्चे होते हैं और उसका अरेंजमेंट अगर आप पहले से कर लेते हो तो वो आपके जाते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। और यहाँ बच्चों आपके जो शॉर्ट टर्म वाले खर्चे हैं उनका प्रोविजन जब आप पहले से बना लेते हो तो उसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो इसके अंदर आ जाता है आपका प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ बच्चों अबव द लाइन में हम लोगों ने इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ को कवर कर लिया है। अब बिलो द लाइन में हम लोग आते हैं हमारे एसेट्स पे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए सही कर देता हूँ, ये लीजिए। तो यहाँ एसेट्स में बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले आपके पास होता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। आज से कई सालों तक इन्हीं को ये लोग फिक्स एसेट्स बोला करते थे, लेकिन अब इनका नाम क्या कर दिया गया, इसको कैटेगराइज कर दिया गया है किसके अंदर, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स और इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर क्या आएगा, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, इस तरीके के जो आपके एसेट्स हैं उनको हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में। इसके बाद आ जाइए इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आ जाएगा आपका, आप गुडविल दिखा सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या दिखाएंगे, पेटेंट्स। इसके अलावा आप क्या दिखाएंगे, कॉपीराइट्स। तो इस तरीके के जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो आप यहाँ दिखाते हैं, माइनिंग राइट्स। इसके अलावा ट्रेडमार्क्स भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर क्या दिखाना होता है, देखिए आप ना कोई फिक्स एसेट, कोई नॉन करंट एसेट बना रहे हैं लेकिन अभी तक ये तैयार नहीं हुआ है, तो इसे बोला जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सर फिर से समझा दो, किसी और एग्जाम्पल से समझा दो। भाई मैं एक फैक्ट्री बना रहा हूँ लेकिन वो फैक्ट्री अभी तक तैयार नहीं हुई है, तो उसे क्या बोला जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसी तरीके से मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूं लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं हुआ है, तो उसको मैं कहां दिखाऊंगा, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट के अंदर बच्चों इसको दिखाया जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग हमारे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स में हम लोग अब किस में आ जाएंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में बच्चों ये वो इन्वेस्टमेंट्स है जो कि हमारी कंपनी ने बाहर इन्वेस्ट किया है, कहीं और इन्वेस्ट किया है, दूसरों की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो देखो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्रॉपर्टी ले ली है, वो पैसा आप यहाँ दिखाएंगे। दूसरी कंपनी के शेयर्स में आपने पैसा लगा के रखा है, इक्विटी शेयर्स में। दूसरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगा के रखा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा के रखा है। आपने दूसरी कंपनीज के डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में पैसा लगा के रखा है। आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा के रखा है। आपने पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगा के रखा है, या और किसी नेचर से आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। लेकिन इन सबकी एक खासियत है,
दे ऑल आर फॉर मोर देन 1 ईयर। हेडिंग पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हेडिंग में लिखा हुआ है सर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है हमने किए हैं दूसरी जगह और 1 साल से ज़्यादा के लिए। इसके बाद बच्चों वो डिफर्ड टैक्स एसेट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप उसका ऑपोजिट कर दीजिए। आपका जो टैक्सेबल इनकम होती है और अकाउंटिंग इनकम में डिफरेंस आ जाता है, तो जब हमें और देना है तो लाइबिलिटी में चला जाता है, और अगर हमने ज़्यादा दे दिया है तो वो एसेट में चला जाता है। इसके बाद बच्चों नॉन करंट एसेट्स में अगला जो हमारा हेड बनता है डी, जो आप देख पा रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो सर लोन्स एडवांसेस सुनते से ही दिमाग चकरा जाता है कि एसेट के अंदर क्या कर रहा है। ठीक है, एसेट के अंदर क्या कर रहा है। तो सर देखिए जो लोन है ना बच्चों, वो सिर्फ लेने का नाम नहीं है, लोन हम दे भी सकते हैं। तो जब आप दूसरों को लोन देते हैं और उस लोन से बंदा क्या करेगा, फिक्स एसेट बनाएगा उससे। जैसे हमने कोई सब्सिडरी कंपनी हमारी, ठीक है, उसको हमने लोन दे दिया कि जाओ इस पैसे से जाके क्या खरीद लो, फिक्स एसेट्स खरीद लो, जिनको अपन और क्या बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स। इस अमाउंट को कहाँ दिखाया जाएगा, इस अमाउंट को यहाँ दिखाया जाएगा। इसके अलावा आपने कुछ और किसी को किसी फॉर्म में उधार दे के रखा है तो वो आपको कहाँ दिखाना है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। और आगे चलते हैं अपन लोग। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं ई पार्ट में। ठीक है, थोड़ा एसेट साइड में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसके अंदर हमने डील कर लिया। उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इसलिए आपसे कह रहा हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट खोल के रखिए। इसके बाद है डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस समझ लिया। अब आ चुके हैं हम लोग अदर नॉन करेंट एसेट्स में। तो भाई हमारी कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट करके रखी हमने, लॉन्ग टर्म वाले ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हमारे पास, ठीक है, 12 महीने से ज़्यादा वाले। हमारे पास कोई अनअमोर्टाइज एक्सपेंस है, जैसे कि गुडविल को राइट ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये सब चीज़ें अभी आपने राइट ऑफ करनी है। कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको कहीं से मिलना है तो ये कहाँ दिखाया जाता है, अदर नॉन करेंट एसेट्स के अंदर। इसके बाद आ चुके हैं हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट्स पे। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या अंतर हो सकता है। 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, और अगर 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट किया है तो क्या कहलाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। अब एक चीज़ बता दूं, ये सारे के सारे वही इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि हमने अभी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में देखे थे। एक एक्सेप्शन है, तो यहाँ ना आपको इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी नहीं दिखेगा, क्योंकि बच्चों प्रॉपर्टी में कभी भी इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम टेनर के लिए किया ही नहीं जाता है। ठीक है, वो कोई ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं होता है। बाकी सारे में आप शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो कहाँ दिखाएंगे इसको, करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आप बहुत ही अच्छे से समझते हैं भैया, जिसमें हम लोग डील करते हैं, जिसको और क्या बोला जाता है, स्टॉक। तो जो भी आपकी इन्वेंट्रीज है वो आप यहाँ दिखा दीजिएगा, किसके अंदर, करंट एसेट्स में। ये हो जाता है आपका हेड बी, करंट एसेट्स पे आ चुका हूँ मैं। इसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स में कौन से होते हैं, सी पार्ट के अंदर चले जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। कौन से ट्रेड रिसीवेबल्स सर, लेस देन 12 मंथ्स वाले। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिखा दी जाएगी। और आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है बच्चों। इसके अंदर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ मेंशन करके रखे हैं ऑलरेडी कौन कौन से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। देखिए कैश तो आप समझते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स आपके वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनको आप बड़ी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक क्वालिफिकेशन होती है, विथ अ डेफिनेट वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विथ अ डेफिनेट वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस। तो आपने दूसरों को उधार दिया है 1 साल से कम के लिए, 1 साल के अंदर आप उनसे पैसा वापस ले लेंगे, वो अमाउंट आपको दिखाना पड़ेगा करंट एसेट्स के शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर। इसके बाद बच्चों हम लोग इसके एफ पार्ट पे अगर आ जाते हैं तो अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने पहले से खर्च करके रखे हैं। अक्रूड इनकम, कहीं से इनकम हो चुकी है लेकिन अभी तक आपने कैश में रिसीव नहीं करी है, आपको डिविडेंड मिलने वाला है, एडवांस में आपने टैक्स दे के रखा है जिसको आप इसी साल एडजस्ट कराने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपने कहाँ दिखानी होती हैं, अदर करंट के एसेट्स के अंदर। इसके बाद बच्चों बस लास्ट पार्ट पे मैं आ चुका हूं और ये है आपका कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट्स। तो पहले मैं आपको मतलब समझा दूं भाई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ होती हैं क्या है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ आर दोज लायबिलिटीज़ विच मे और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट। एक बार फिर से सुन लीजिए, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ आर दोज लायबिलिटीज़ विच मे और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो मेरे ऊपर आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट होगा जिससे वो लायबिलिटी मेरे ऊपर क्रिएट हो सकती है। जैसे कि मैं तो रास्ते से जा रहा था,
भेलपुरी खा रहा था। खैर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, लेकिन सडन मेरी किसी से गाड़ी टकरा जाती है और अगर उससे अगली पार्टी का नुकसान हो जाता है तो मुझे उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ये बात मैं घर से ही सोच के निकला था कि मैं आज जाके किसी में गाड़ी पेलने वाला हूँ? ऐसा तो मैं सोच के नहीं निकला था। सडन वो तो फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, एक एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण मैंने अगली की गाड़ी में नुकसान कर दिया और मुझे अब उसके ऊपर अमाउंट पे करना पड़ेगा। इनको बोला जाता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ऐसे कोई क्लेम आ गए जिनके बारे में हमको पता ही नहीं था। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनीज नॉट एक्नॉलेज एट दिस, ऐसा कोई खर्चा हमारे ऊपर आ गया जिसके बारे में हमको पता ही नहीं था। कहाँ चला जाता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। आपने बिल डिस्काउंट करा के रखा है किससे? बैंक वालों से, और वो जो है उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो ये जो आपके डिस्काउंटेड बिल्स होते हैं ये भी किसके अंदर चले जाते हैं? कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज में। मतलब मैं समझा देता हूँ, देखो मैंने क्या किया, मैंने अपने डेटर को गुड्स बेचे, उससे क्या ले ली? एक्सेप्टेंस, जिसको क्या बोला जाता है? बिल्स रिसीवेबल। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने उसको बैंक से क्या करवा लिया? डिस्काउंट करवा लिया। अब 3 महीने बाद वो बैंक जो है वो मेरे डेटर से पैसे लेने जाएगा, डेटर ने उसको पैसे देने से मना कर दिया तो वो पैसा मुझे देना पड़ेगा। तो जब तक वो डेटर बैंक वालों को पैसे नहीं दे देता ना, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में दिखता रहेगा। इसके बाद आते हैं कमिटमेंट्स पे। तो कमिटमेंट्स बिल्कुल वही वाले कमिटमेंट्स हैं आप जो सोच रहे हो, ठीक है, जबान वाले कमिटमेंट्स, कि हमने यहाँ पे क्या किया है? एस्टिमेटेड अमाउंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर। भाई आप ना कोई फैक्ट्री बनवा रहे हो, आधा पेमेंट कर दिया, उसका आधा पेमेंट करना बाकी है, लेकिन दोगे जरूर काम खत्म होने के बाद। क्या कहलाएगा? कमिटमेंट। हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं, 10 रुपए का शेयर है, अभी तक 6 रुपए ही दिया है, 4 रुपए दूंगा ही दूंगा। कमिटमेंट है, जबान है मेरी। तो वो चीज़ आप कहाँ दिखाएंगे? अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्शली पेड पे। तो यहाँ बच्चों आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट किया है, क्योंकि इसमें से आपको बहुत कुछ एग्जाम में सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। पहले आप सीखेंगे, बाद में देखेंगे एग्जाम में कि सर ने जो पढ़ाया था वो एज इट इज़ आ गया है। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने आज जो है हमारी बैलेंस शीट के मेन हेड और सब हेड में डील कर लिया है। इसके बाद मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के मेन हेड और सब हेड, और फिर उसके बाद थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स इसको चैप्टर के अंदर है, हम उसमें डील करेंगे। और यहाँ पे ये जो हमारा पहला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, वो हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे के चैप्टर्स में डील करेंगे, जो कि मैंने ओवरव्यू में आप लोगों को बताया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बच्चों अपने अगले लेक्चर में। हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।